मीडिया मैप न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सबसे पहले हम आपको मीडिया मैप की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो चिरपरिचित है। हर घर तिरंगा अभी आपके सामने योजना आ गई है और हम तिरंगा पे ही चर्चा करेंगे और रक्षा के मामले में भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में सुश्री संगीता सक्सेना जी, जो एविएशन एंड डिफेंस यूनिवर्स की संपादक हैं। इससे पहले उन्होंने रक्षा व्यापार पत्रिका इंडिया स्ट्रेटजी के लिए कार्य किया है। आप एक राज्य विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन की विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। इससे पहले रक्षा पत्रकारिता में थीं। उन्होंने कश्मीर में उग्रवाद, नागा विद्रोह को भी कवर किया, कारगिल को भी कवर किया। आज मैं स्टूडियो में उनको आमंत्रित किया हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उनका मीडिया मैप परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। नमस्कार श्रोता साहब, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके आपके साथ बात करते हुए। धन्यवाद। आगे आपके पास आने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि आपका पूरा परिवार डिफेंस से जुड़ा हुआ है और मैं इनको रानी झांसी के रूप में देखता हूँ, एक महिला होकर के। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है और यहाँ तक कि रक्षा मामले में अनुसंधान भी कर रही हैं। आप लोगों को ज़्यादा इनके बारे में न बता के मैं सीधे सवाल पे आना चाहता हूँ। अचानक से जब हमारा 15 अगस्त आता है, स्वतंत्रता दिवस आता है, तो झंडा का कुछ न कुछ विवाद सामने आता है। इसके बारे में आपका विचार जानना चाहेंगे। झंडा बहुत बड़ा प्रतीक है हमारी इंडिपेंडेंस का, जी। और क्योंकि वो है और कम्युनिकेशन के साथ कंट्रोवर्सी हमेशा साथ साथ चलती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सोचें कि कम्युनिकेशन है, इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट है और कंट्रोवर्सी ना हो। तो किसी न किसी तरह की चीज होती है, बट झंडा किसी कंट्रोवर्सी का प्रतीक नहीं है हमारे लिए। वो तो हमारे नेशनलिज्म का प्रतीक है और हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि नेशनलिज्म हमारा बरकरार रहे। नहीं, बहुत अच्छा आपका सुझाव भी है, विचार भी है। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई घरों में लोग बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, अपने रिश्तेदारों का बर्थडे मनाते हैं, मगर राष्ट्र का बर्थडे नहीं मनाते। हम 15 अगस्त को रात 12 बजे, 14 अगस्त को जो देश आज़ाद हुआ, तो मैं तो इसका जन्मदिन ही मनाता हूँ और बड़े उत्साह से हमारा ये मीडिया मैप परिवार इसको शेयर करता है। और चूंकि आप रक्षा मामलों की विशेषज्ञ भी हैं, इसलिए आज आपसे विशेष आपको आमंत्रित किया गया है कि हम आपसे कुछ अ, इससे जुड़ी जो खबरें अभी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज़्यादा देश में चर्चा में आया। मैं मीडिया भी देख रहा था, पेपर भी पढ़ रहा था, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ में आया, और आप महिला हैं इसलिए आप ज़्यादा इसको डिफाइन भी कर लेंगी, कि ये सिंदूर का मामला जो है विश्वनाथ प्रताप ने भी अपने समय में उठाया था। जब उन्होंने बोफोर्स तोप दलाली की बात करी थी, तो मैं उनके भाषणों को, उनके पेपर जो प्रिंट मीडिया में देखता था, कि उनका जिस्ट होता था कि देश के माँ बहन के बेटी के सिंदूर का सौदा हो गया। अब उसको दोबारा प्रयोग किया गया, नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सुहाग भी तो हो सकता था। तो मैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी योजना और उसका क्रियान्वयन जो हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, आप गहराई से जानते हैं कुछ इस पे? बिल्कुल। ये तो सब हम लोग सब जानते हैं 22 अप्रैल को क्या हुआ। और क्योंकि उसमें जिस तरीके से टेररिस्ट ने जिस तरीके से मारा और डिस्क्रिमिनेट करके मारा, तो और एंड ऑफ द डे फैमिली के सामने मारा, तो
उसके कंडीशन में वाइफ्स के सामने हस्बैंड को मारने से हमारी हिंदू सभ्यता में हस्बैंड के रहने से सिंदूर है और हस्बैंड के ना रहने से आपका सिंदूर नहीं है। जी, और क्योंकि उसमें विडोज बहुत हुई, उस जी, वजह से आई थिंक ऑपरेशन को एक नाम दिया गया। हर ऑपरेशन को, ये तो वॉर की और मिलिट्री की हिस्ट्री में है, हर ऑपरेशन को कोई ना कोई कमेंसुरेट नाम दिया जाता है। राइट। तो गवर्नमेंट ने एक कुछ सोच समझ के कि क्या परिस्थिति थी और किस परिस्थिति में हुआ, शायद उस वजह से एक नाम दिया। और नाम में कोई जहाँ तक लगता है कि ज़रूरी नहीं है, सिंदूर को सुहाग कहते तो भी वही होता, लेकिन सुहाग के और भी 1-2 मीनिंग्स हैं, तो इसलिए सिंदूर सिंदूर एक ही चीज़ से कॉनोटेशन में आता है। मेरा थोड़ा प्रश्न सीधा है कि क्या महिलाओं के इमोशन से हमारे राजनेता झेल रहे हैं? जी, नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। नहीं उनका ममता दीदी का भी अक्सर बयान होता है सिंदूर का खेला होगा। अब ये मेरे समझ में नहीं आता है कि ये जो हमारी आधी आबादी है, उसकी इमोशन से लोग खेलते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता नहीं है, आधी आबादी जो है, जो आप जिसको ज़िक्र कर रहे हैं, महिलाएँ जो हैं उनके बारे में, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क पड़ता है। एंड ऑफ द डे वो भी उतनी ही नेशनलिस्ट हैं जितना अदर हाल्फ ऑफ द पॉपुलेशन है। और अगर ये डिसीज़न्स जो हैं, ये पॉलिटिकल एट द एंड ऑफ द डे बिगिनिंग में है, बाद में अगर आर्मी ने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया, तो नाम बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर पॉलिटिकली कोई कहता है कि जैसे आपने बोला कि सिंदूर का खेला है, तो वो बात अलग है। लेकिन ये तो एक बिल्कुल क्लियर कट ऑपरेशन को नाम हमारी दिया सेना गया है। एक बिल्कुल नाम दिया गया है ऑपरेशन को, और जिस मिनट ऑपरेशन को नाम दे दिया गया, उसमें कोई आर्गुमेंट ही नहीं है। देता हूँ। आप तीनों सेनाओं का जो एक नया पोस्ट आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया सीडीएस का, वो तीनों सेनाओं का कॉम्बिनेशन इस ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध में आप कैसे देखती हैं? बहुत बढ़िया तरीके से हम तभी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, जब एक हमारे तीनों सेनाओं में एक समन्वय हो। और होता क्या है कि पहले ज़माने की जो लड़ाइयाँ थीं, वो बिल्कुल अलग-अलग लड़ी जाती थीं। एयरफ़ोर्स अलग लड़ती थी, आर्मी अलग लड़ती थी, नेवी अलग लड़ती थी, और हम ओवरऑल एक ही उसमें थे, लेकिन लड़ाइयाँ अलग होती थीं। आजकल जॉइंट ऑपरेशंस का ज़माना है। आजकल क्या है कि जब से हमने एक सीडीएस का ऑफ़िस बना दिया, सीडीएस और हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ये तीनों सर्विसेज़ का एक समागम है। और तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स इसमें पोस्टेड होते हैं। सीडीएस तीनों फोर्सेस के ऊपर एक हेड बैठे हैं। वो किसी भी फोर्स से हो सकते हैं। क्योंकि आर्मी सबसे बड़ी फोर्स थी, तो पहले सीडीएस हमारे जनरल बिपिन रावत हुए जब, तो वो आर्मी से लिए गए क्योंकि आर्मी सबसे बड़ी फोर्स थी। और अनफॉर्चुनेटली इनकी बहुत अनटाइमली ट्रेजिक डेथ हो गई। उसके बाद क्योंकि वो टेन्योर कंटिन्यू हो रहा था, और आर्मी से ही उन्होंने चूज़ किया जनरल अनिल चौहान को। और सीडीएस ने क्या किया है, सीडीएस के ऑफिस ने क्या किया, तीनों को मिलाया, जॉइंट ऑपरेशंस की अहमियत बताई। जॉइंट अभी तक क्या होता था कि ये तीनों ऑपरेशन अलग-अलग करते थे। अब क्या है कि एक कमांडर है, वो किसी भी फ़ोर्स से हो सकता है, वो तीनों को ऑर्डर्स देगा और तीनों मिल के करेंगे काम। राइट। सो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिल के करेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ओह! आईबीजी उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि बैटलफील्ड कोई भी हो, जी, उसमें लड़ाई मिलके करेंगे। हम ऑपोज़िशन को जब हम फेस करेंगे, तो हम मिलके, दुश्मन को हम मिलके फेस करेंगे। राइट। और दोनों हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हमें नेवल ऑपरेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें आर्मी की भी रिक्वायरमेंट होती है, और हमें एयरफोर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर सबके अलग-अलग कमांड होंगे, सबके अलग और समन्वय नहीं होगा, तो सब अपनी-अपनी दिशा में चलेंगे। उस दिशा को एक कर दिया है। बहुत अच्छा। आप अभी संसद का जो मानसून सत्र चल रहा था, इसमें हमने ये देखा बहुत ज़्यादा चर्चा में हमारे जो मेक इन इंडिया डिफेंस के लिए जो हथियार बनाए गए थे, जो हमारे इनका काफ़ी चर्चा हुआ। और पहले 22 अप्रैल के बाद भी सुनते हैं कि इसकी काफ़ी दूसरे देशों से भी डिमांड बढ़ गई, जो हमारे सिस्टम डेवलप हुए थे।
इस बारे में हम चाहेंगे कि आप ज़रा हमारे दर्शकों को विस्तार से आजकल हिंदुस्तान के 2 नारे हैं, एक आत्मनिर्भर भारत और एक मेक इन इंडिया। ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। आत्मनिर्भरता हमें चाहिए, हम किसी पे क्यों डिपेंडेंट हुए? और मेक इन इंडिया इसलिए कि हमारे देश को भी काम होना चाहिए। हमारे यहाँ बेस्ट इंजीनियर्स हैं, बेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हमारे देश में सब कुछ अच्छा है और हमारा हम वही हिंदुस्तानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जाके काम करता है और बेस्ट आउटपुट देता है, तो हमारे देश के लिए क्यों ना दे? ये बहुत बड़ा क्लेरियन कॉल है, शुरू से था बट इस पिछले 8-10 साल से बहुत इम्पोर्टेंटली हो गया कि नहीं सब कुछ बनाओ। पहले हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ डिफेंस की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाती थी। इसमें आप जो आपकी जो दृष्टि है, जो आपका नज़र जा रहा है, इसके क्रियान्वयन में कहीं कोई कमी आपको नज़र आती है? एट द मोमेंट क्या है कि पहले हमारे यहाँ सिर्फ़ पब्लिक सेक्टर कुछ भी फौजी इक्विपमेंट बनता था, कुछ भी मेक इन इंडिया होता था, वो पब्लिक सेक्टर्स जो थे ये एक हाथ में गिनती है उनकी। आप उनसे कर सकते थे, वही करते थे। बेल हो गया, बीएचईएल हो गया, बीईएमएल हो गया, एचएएल हो गया और नेवल के शिपयार्ड थे। अब क्या हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को जब इन्वॉल्व किया, तो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वॉल्व होके जब काम करना शुरू किया, तो कहीं कहीं क्या है कि शुरू में प्राइवेट सेक्टर को हमने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि डिफेंस पब्लिक सेक्टर जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो एंड ऑफ द डे कहीं-कहीं क्या हो जाता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, प्राइवेट सेक्टर रह जाता था। आजकल अब ऐसा नहीं। अब क्या किया है प्राइवेट सेक्टर्स को बोला है कि एक तो आईडेक्स एक एमओडी ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक आईडेक्स करके प्लान किया कि जो स्टार्टअप्स हैं और जो डिफेंस में कुछ करना चाहते हैं तो वो आईडेक्स में अपने काम कर लेंगे और जो काम वो करेंगे उनको जो प्रोजेक्ट मिलेगा आप अपना आईडेक्स में प्रोजेक्ट क्लियर करा लीजिए और आप अब करके दिखाइए अगर आप हिंदुस्तान में बना सकते हैं तो आप हिंदुस्तान में बनाइए। तो जो बड़ी चीज़ बनाने के लिए छोटे-छोटे हिस्से बनाने की जो बात आती है, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो बहुत मेजर फैक्टर एक ये भी है कि इस समय दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। हमारे पास जो सप्लाई रशिया से आनी होती है, वो जब से रशिया में लड़ाई हो रही है, तो सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो गया। धीरे-धीरे अगर हम दूसरी जगह से लेंगे तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर हम वही चीज़ इंडिया में बनाएँगे तो हम सस्ती भी बनाएँगे और हमें किसी सप्लाई चेन की डिस्टर्बेंस के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम तब बनाएँ। अगर हम बनाने की कैपेसिटी है हम अभी बनाएँगे तो जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं सप्लाई चेन में, वो हमारे यहाँ बनती है मेक इन इंडिया में चीज़ तो बहुत अच्छी बनती है। फिर क्लीयरेंस से बनती है, जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट फ़ौज हो गई और नेवी, एयर फोर्स, आर्मी तीनों फौज से मेरा मतलब तीनों फोर्सेस हैं, वो अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं। एक स्वावलंबन करके एक प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, वो स्वावलंबन में वो कहते हैं कि भई तीनों के स्वावलंबन हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के और वो कहते हैं भई आप लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताइए और ये हमारे हिंदुस्तान के जितने स्टार्टअप्स हैं, जितनी छोटी एमएसएमईज़ हैं, वो आपका रिक्वायरमेंट पूरा कर देंगे। आप सेना के परिवार से भी हैं और वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार भी हैं, एक लेखक भी हैं आप और शिक्षाविद भी हैं। मैं जो आपके आगे तो मैं यही कहूँगा कि बहुत अल्प इस बारे में नॉलेज होगा मेरा रक्षा के मामले में, लेकिन जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ तो उससे मुझे लगता है कि रक्षा क्षेत्र में रिवॉल्यूशन राजीव गांधी जी लाए। बिल्कुल। शुरू उनके ही टाइम से शुरू हुआ। आपको ध्यान होगा कि उनके टाइम पे शुरू हुआ, वो बेचारे इतने कम जिए कि आगे बढ़ नहीं पाया। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुए, वो हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, तब उन्होंने ओपन की चीज़ें और जब उनकी ओपन हुई तो वो बहुत बड़ा स्टेप था हिंदुस्तान के लिए। मनमोहन सिंह जी का फाइनेंस मिनिस्टर, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और उनका फाइनेंस मिनिस्टर होना बहुत फ़ायदेमंद हुआ देश के लिए। उन्होंने बहुत चीज़ें ओपन करी, हमने बहुत चीज़ें शुरू की, हमने ऐसी चीज़ें जो हम होल-सोल इम्पोर्ट करते थे, अब हमने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे बनाना शुरू करी। फिर उसके बाद ये जब चलता रहा तो ये धीरे-धीरे डेवलपमेंट होता रहा, हर स्टेज में। हर सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, डिफेंस पार्टी लाइन्स के बियॉन्ड चीज़। राइट। डिफेंस कभी भी हम पार्टी और पॉलिटिक्स में नहीं बाँध सकते।
देश की जो सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी के लिए कोई पार्टी लाइन से हम लोग को सांस ले पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इस मामले में मैं तो सोचता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को, जय जवान जय किसान का नारा दिया, बहुत शॉर्ट टर्म रहे, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान जो हाँ, जय और उन्होंने एटम विस्फोट करके बता भी दिया कि वह हम बना बना भी सकते हैं। सकते हैं। उन्होंने भी किया, उनसे पहले मिसेस गांधी ने भी किया। जी, जो हमारे पास क्षेत्र में तो खैर रक्षा पहले क्षेत्र में कहानी ये अलग हाँ, वो हमेशा पॉलिटिक्स से अलग रही। हमने हमेशा हिंदुस्तान में जो भी लीडर रहा, उसने बड़ी कोशिश की ये बताने की कि हम रक्षा में सक्षम हैं राइट। और ये अगर हम नहीं बता सकते तो फिर अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, आपकी राय में भारत अपनी रक्षा क्षमताओं और रणनीतिक इरादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने कितने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है? हम बहुत अच्छी तरह अपने प्रोग्रेस को बताते हैं। आजकल हमने हर चीज़ जो है वो हमने उसमें कर रखी है कि भई हम अपने आप बनाएँगे, आप आइए, यू कम मेक इन इंडिया। आप अपनी टेक्नोलॉजी लाइए, हमारे पास एक इंडियन पार्टनर उसके लिए बड़ा अच्छा सिस्टम गवर्नमेंट ने किया है कि इंडियन पार्टनर का परसेंटेज ज़्यादा होगा और फॉरेन पार्टनर का परसेंटेज कम होगा, वो फॉरेन पार्टनर आएगा। मेरा अगला प्रश्न यही है आपसे कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में? बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास हम इंडिया जो है वो उसका डेवलपमेंट स्लो हुआ है। टेक्नोलॉजी में हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे डिफेंस की टेक्नोलॉजी का इंडिजिनस प्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं जो हम स्वयं बना रहे हैं चीज़ें, वो बहुत कम है। अब हम बाहर से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं, बाहर से सीख रहे हैं और हम जो भी सीख रहे हैं तो हम बहुत अच्छा सीख रहे हैं यहाँ और हम धीरे-धीरे डीआरडीओ है हमारी जो कि अब अपनी डिज़ाइन कर रही है। हमारे पास आज इस वक़्त ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ डीआरडीओ और इंडियन कंपनीज़ के बीच में हमने बना ली हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो कि ट्रेल ब्लेज़र है, सारी दुनिया को आप एक तरफ कर दें और तब इंडिया को अगर देखें, तो हमारी जो शिपिंग की शिपयार्ड्स हैं गवर्नमेंट के, अब आजकल प्राइवेट की भी एल&टी का भी शिपयार्ड हो गया है, 1-2 प्राइवेट शिपयार्ड्स हैं, लेकिन जो हमारे शिपयार्ड्स ने शिप बनाई हैं, वो दूसरों के लिए भी बना रहे हैं, दूसरों देशों के लिए, दूसरी नेवीज़ के लिए और हमारे लिए भी बना रहे हैं। आपका जो मैं सुन रहा हूँ, आप एक विज़नरी लेवल पे भी बात कर रही हैं। अगले दशक में रक्षा क्षमताओं में हमारे क्या आपको वृद्धि नज़र आ रही है? अगले दशक में बहुत मेजर चेंज होगा, क्योंकि हम लोग अभी तक बहुत चीज़ें बना रहे हैं, जो हम फॉरेन पार्टनर्स के साथ बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, बना रहे हैं। हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत अच्छी कर रहे हैं इस वक़्त। तो जी। अगले एक दशक में ये होगा कि आप देखेंगे 10 साल बाद कि बहुत चीज़ें हम खुद बना रहे हैं और हमारी टेक्नोलॉजी भी हमारी है। हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए आज भी विदेश पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हम मान लीजिए जहाज़ ले रहे हैं, तो कोई हमें जहाज़ की टेक्नोलॉजी रशिया छोड़ के किसी ने हमें नहीं दी है। रशिया ने हमको दी थी, वो एचएएल में जहाज़ बने सारे। लेकिन आप सोचिए सब मैंने हमने जो अमेरिका से जहाज़ लिए, तो वो जहाज़ के जहाज़ बने हुए हमारे पास आए। हमें उन्होंने कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आगे के लिए नहीं दी कि अब आप ये ले लीजिए टेक्नोलॉजी और अपनी बना लीजिए, नहीं। ना अपाचे में, ना चिनूक में, ना हमने पीएटाई नेवी के लिए लिया और ऐसी हमने रफ़ाल लिया, तो रफ़ाल भी हम अब इस बार एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, देश के साथ भी, जी। एमओडी के साथ-साथ, देश के साथ भी और प्राइवेट सेक्टर में दासो एविएशन जो रफ़ाल बनाती है, ये उनके साथ एक अंबानीज़ का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, मुकेश अंबानी के ग्रुप का। तो लेट्स होप हम तो होप करते हैं कि चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, क्रिटिकल चीज़ें हम बनाएँ। क्योंकि हमारे देश की जो परिस्थिति है, हम बहुत प्रेम वाले पड़ोसियों से नहीं घिरे हैं और क्योंकि हम बहुत प्रेमियों से नहीं घिरे हैं, तो हमें उसके हिसाब से बहुत नहीं सोच खैर ये तो बहुत अंग्रेज़ों ने मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, लॉर्ड माउंटबेटन अपने शायद पर्सनल डायरी में लिखा है कि मैं वह बीज बो के जा रहा हूँ, जो दिनों-दिन पुष्पित और पल्लवित होगा। और मैं इसको इस देश को इस तरीके से भी देखना चाहता हूँ कि एक रात यानी 14 अगस्त को केवल भारत आज़ाद नहीं हुआ,
बल्कि 3 देश आज़ाद हुए। एक आपका भारत, प्रधानमंत्री नेहरू, दूसरा पाकिस्तान जिन्ना, तीसरा कश्मीर का भी जो शेख अब्दुल्ला था उसको भी प्रधानमंत्री वो घोषित करके गया। तो हम तो ये मानते हैं कि उस रात 3 देश आज़ाद हुए और हमको जो मिला वो खंडित भारत मिला। तो कभी-कभी हम इसको गीता की तरह भी देखते हैं कि भाई हमको खांडव प्रस्थ मिला, फिर भी हम इसको सजा-धजा के इतना बड़ा आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और हमारे जो लेटेस्ट एक अ, अभी मेरे ख्याल से जुलाई लास्ट वीक में तिरंगा को लेकर के बात आई। हाँ। उसमें कुछ दर्शकों के लिए आप बता सकते हैं क्या मैटर था? जो ये मैटर था तो एक्चुअली अगर हम कई चीज़ें विदेशों से लेते हैं और मेरे हिसाब से हमने एक चीज़ बड़ी अच्छी ली वेस्टर्न वर्ल्ड से, जो हमको लेनी चाहिए थी बहुत पहले, हम अभी नहीं ले रहे हैं। और अभी जो भी कंट्रोवर्सीज़ हुई, उस कंट्रोवर्सी के अलावा अगर हम ये मान लें कि हर सिटिज़न का राइट है तिरंगा, और विदेश में जैसे होता है कि हर आदमी को राइट होता है। हर इंसान अपने घर के सामने अपने देश का झंडा लगाता है, रेस्टोरेंट के सामने देश का झंडा है, हर ऑफिस के सामने देश का झंडा है। हम लोग की अभी प्रवृत्ति नहीं है झंडे को नहीं, लगाने अभी की। तो मोदी जी इस पे बहुत प्रयास कर हाँ, रहे हैं। और हम और कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होता है जब 15 अगस्त आता है, तो हम लोग बहुत कहते हैं हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, लेकिन वो सिर्फ 1 हफ्ते बाद फेसबुक के पेज से भी तिरंगा हट जाता है और 15 अगस्त के 1 हफ्ते बाद घरों से भी हट जाता है। और ये जो कहा कि भी रात में जो जो हम ये तो सिस्टम में था हाँ, ये जो कि लेटेस्ट वाला हाँ, मैटर है। कि रात में भी ये तो सब जगह था कि झंडा रात में रोल हो जाता था, रिस्पेक्ट टू द फ्लैग थी। अब एक ऑर्डर आया है और ना ऑर्डर तो ये था कि भाई चूक है, ये गलती नहीं, जानबूझ के उसने गलती नहीं किया है। वो किसी नगर पालिका का सचिव वगैरह था। तो माननीय केरला उच्च न्यायालय ने उसमें जो आदेश दिया कि ये जानबूझ के गलती नहीं, और बल्कि उसी दिन सुना और उसी दिन जो है केस खारिज कर। हाँ, बट हम नाम लेना चाहेंगे नवीन जिंदल जी का। बहुत उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने वो खुद अमेरिका में पढ़ी है और उन्होंने जब देखा कि वहाँ हर घर में झंडा होता है, उन्होंने आके ये बहुत बड़ा ये काम का श्रेय ही उन्हें जैसा है। मैं एक चीज जरूर देखता हूँ मैडम, कि हमारे देश में क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। वो तो पढ़े थे और जो देखे थे वो उसको प्रयोग किए। बट उनके साथ जो घटना घटी थी मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ रायगढ़ में उनकी बहुत बड़ी टाउनशिप है। हाँ, वहाँ ट्रेनिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट है। तो उसमें उन्होंने झंडा फहराया तो वहाँ के लोकल बॉडीज ने मना किया। व्हिच इज़ वेरी सैड। जी। और इस बात को उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको कोर्ट तक ले जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस्टेब्लिश कर दिया और सरकार ने उस कोर्ट में हुँ, अमेंडमेंट करके इसको ओपन फॉर ऑल कर। ओपन फॉर ऑल कर दिया। तो मैं इस स्वतंत्रता दिवस पे चाहूंगा कि हमारे देश के लोग आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा कहूँगी कि स्वतंत्रता ऐसी चीज़ है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। जी। इतनी मुश्किल से हमें मिली है, हमें इसको बना के रखना है। और हम अकेले बना के नहीं रख सकते। हम उम्मीद करेंगे कि नेता बना के रखेगा, हम उम्मीद करेंगे कि फ़ौज बना के रखेगी, और हम उम्मीद करेंगे कि हम सिटिज़न हैं, हमारा कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता में हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि देश के जितने पॉज़िटिव्स, देखिए बहुत ईज़ी है ये कहना कि हमारी ये बुराइयाँ हैं, बड़ा मुश्किल होता है कहना हमारी ये अच्छाई। हमें बहुत ज़रूरी है कहना कि ये हमारे पॉज़िटिव्स हैं। दुनिया को हमारे पॉज़िटिव्स दिखने चाहिए, और हम हर सिटिज़न का राइट है कि हम अपने पॉज़िटिव। बहुत अच्छा लगता है जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है, तो लगता है कि पूरा देश एक माले में पिरो गया है। हाँ, और जिस तरीके से 26 जनवरी की झांकियां भी दिखाई जाती हैं, तो लगता है पूरा देश एक है। फिर वही बात जो आपने कहा कि हफ्ता 10 दिन वो उसके माला तो परमानेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। माला परमानेंट है, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैं अ, हम लोग पत्रकार हैं, हम पार्टी लाइन्स के बियॉन्ड हैं। लेकिन आपको हम सच बताएँ, इतना अच्छा लगा हमें, जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब गवर्नमेंट ने टीम्स बना के हर जगह भेजा जी। एमपीज़ को। जी। हाँ, और
ये तो बहुत आप मतलब अब मैं तो उनमें से जो मतलब सब रूलिंग पार्टी के एमपीज तो थे नहीं, नहीं, ऑल पार्टी ये डेलीगेशन तो में। मोदी जी का और डिसीजन इतना बहुत मतलब मैं डिसीजन भी जो था और उससे ज्यादा मतलब मैं तो कह रही हूँ जो एमपीज गए उन्होंने देश को आगे रखा। बहुत उन्होंने बिल्कुल ये नहीं को वो भूल गए कि हम अलग पार्टीज में हैं। बिल्कुल वो उस समय वो हिंदुस्तानी थे और हम लोग सबने यही महसूस होता है, बाहर जाते भी यही महसूस ये हम और इतना बढ़िया मतलब जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, चाहे वो शशि थरूर जी थे, चाहे वो ओवैसी जी थे, मतलब जितने लोग गए, मैं तो सबको कहूँगी, जो अपने आप के अपने हम अपने घर में होते हैं ना, हमारे अपने घर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो घर की प्रॉब्लम बाहर डिस्कस नहीं होती, घर एक होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सक्सेना जी, आपका मीडिया मैप स्टूडियो में आने के लिए। दोबारा आपको जल्द ही हम आमंत्रित करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आपके विचार सुन के, आपकी चूँकि आप गहराई से जुड़ी हुई हैं और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ आपसे सुनने को मिला है और मैं मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद।